नमस्कार। और आज के अपने इस लेक्चर से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। और अगर बात करें इस चैप्टर की कि इस चैप्टर में क्या चीजें पढ़ते हैं, तो मान लीजिए कोई बच्चा है जिसे वेब डिजाइनिंग पढ़नी है, तो उस बच्चे को इस चैप्टर में बताया जाता है कि वेब डिजाइनिंग पढ़ने के लिए क्या क्या कीवर्ड हैं और उसको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। बच्चा सीखेगा कि इंटरनेट क्या होता है, क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, वेबसाइट में फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, इसके अलावा यहाँ पर जो एक्टिव पेजेस है क्या होता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। ऐसी काफ़ी चीज़ यहाँ पर आप सीखने वाले हैं जो आपको पता ही होना चाहिए वेब डिज़ाइनिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चलिए एक भी सेकेंड न बर्बाद करते हुए अपने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है व्हाट इज़ इंटरनेट। अब जब मैं पूछता हूँ व्हाट इज इंटरनेट, तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो पहली बार इंटरनेट शब्द सुन रहा हो। आपने कहीं ना कहीं ये शब्द सुना होगा। तो इससे आप क्या समझते हैं? अगर मैं एक बेसिक नॉलेज बच्चे को दूं कि बच्चा पूछ रहा है कि इंटरनेट क्या होता है, आप बताइए। अब उसको मैं टेक्निकलिटी में नहीं समझाना चाहता हूँ, ऐसे ही समझाना चाहता हूँ। तो उसको इस तरीके से बताया जाएगा कि जब दुनिया भर की डिवाइसेस आपस में जुड़ती हैं और एक नेटवर्क बनाती हैं, तो उस नेटवर्क को क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। एक बेसिक सी कि दुनिया भर की डिवाइस आपस में जुड़ गई और जो चीज बनी उस चीज को इंटरनेट कहते हैं। ये एक बच्चे को समझाया जा रहा है जो कुछ भी नहीं जानता है। और यही तरीके से डेफिनेशन को जब एडवांस करते हैं तो वो इंटरनेट बनाता है। इंटरनेट क्या होता है अगर आपसे मैं पूछूं, तो ये चीज समझिए जैसे आप छोटे छोटे नेटवर्क जानते होंगे, जैसे फेसबुक का नेटवर्क हो गया, या स्काइप का हो गया, या इंस्टाग्राम का हो गया, व्हाट्सएप का हो गया, या डिवाइसेस का हो गया, या कोई कंपनी का हो गया। और यही सारे नेटवर्क जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इंटरनेट बनता है और यही चीज इंटरनेट कहलाती है। अगर बात करें यहाँ पर क्या चीज लिखी है, तो यहाँ पर लिखी है इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क्स। इफ द नेटवर्क ऑफ मिलियन कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब जब लाखों करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं दुनिया भर में, दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक। अब दुनिया भर के कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट हो गए हैं तो दुनिया का कोई भी टॉपिक का इंफॉर्मेशन आपको ढूंढना हो तो आप ढूंढ सकते हैं। और कोई भी तरीके का डेटा ट्रांसफर आप कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ से बैठ के यूएस में डेटा ट्रांसफर करना चाहें तो इंटरनेट के माध्यम से संभव है। ये तो बहुत सी छोटी सी बात है, आपको पता होगा। और इसकी सहायता से आप रिसोर्सेज भी, मतलब संसाधन भी साझा करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सब किसकी सहायता से हो रहा है? इंटरनेट की सहायता से हो रहा है। इसकी सहायता से आप मिलियन यूजर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीफोन लाइन से या सैटेलाइट के थ्रू एक दूसरे से संपर्क में आ सकते हैं। तो ये सारी चीज तो आप आज के समय में, तो जैसे देखिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप कहीं पे इंडिया में किसी भी कोने पे या इंडिया से बाहर से भी किसी भी कोने से आप हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं। ये किसकी सहायता से है? ये इंटरनेट की ही सहायता से है। और पहले पेपर को जो अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता भी होगा ये क्या चीज होती है इंटरनेट। बहरहाल एक बेसिक नॉलेज तो आपको मिल ही गई होगी। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट हमने किया था, इंडिया में जो नेटवर्क आया था इंटरनेट, वो 15 अगस्त 1995 से आया था। और ये शुरुआत हुई थी बीएसएनएल के थ्रू। बीएसएनएल नहीं, वीएसएनएल के थ्रू आई थी। यहाँ पर देखिए विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड किया गया था। ठीक। और यहाँ पर देखिए जब इंटरनेट प्रोवाइड होता है तो कई सारी कंपनी भी होती हैं जिसकी सहायता से इंटरनेट प्रोवाइड होता है, वो अलग की बात है। लेकिन इंटरनेट क्या होता है एक बेसिक समझ एक बच्चे को यहाँ पर मिल गई होगी। इसके अलावा बात करें अगर इंटरनेट की कुछ फीचर्स की, तो यहाँ पर देखिए कुछ की पॉइंट्स हमने रखे हैं कि इंटरनेट के क्या क्या इस्तेमाल है। तो एजुकेशन में आजकल इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आप अभी देखिए, आप जो एजुकेशन ले रहे हैं ये किसकी सहायता से ले रहे हैं? इंटरनेट की सहायता से ले रहे हैं। तो एजुकेशन के क्षेत्र में तो इसका विस्तृत अब के समय में तो काफ़ी यूज़ हो रहा है। बाकी ईमेल आपको भेजना हो तो आप भेज सकते हैं। बिजनेसेस में काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है, या मैं कहूँ 90% बिजनेस तो अब इसी पे ही निर्भर है। इसके अलावा बात करें ई कॉमर्स साइट्स की, तो ई कॉमर्स साइट आप देख रहे हैं, कुछ भी ऑर्डर करना हो, कुछ भी आपको बेचना हो या खरीदना हो, दोनों कंडीशन में ई कॉमर्स साइट के थ्रू ये काम हो सकता है। मीडिया और इंटरटेनमेंट में भी इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। कई सारे देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं, वेब सीरीज जिस पे आप देखते हैं। सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारे क्या है? सोशल नेटवर्किंग है और ये तो इंटरनेट पे ही बेस्ड है। ठीक है। इसके अलावा हेल्थ और फिटनेस के लिए भी इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली चीज़, आप दूर बैठे अपना नंबर लगा सकते हैं, डॉक्टर आपको देख सकता है, एक बेसिक समझ के हिसाब से आपको दवा भी बता सकता है। ऑनलाइन कई सारे ऐप आ चुके हैं।
इसके अलावा भी काफ़ी इंटरनेट की सहायता से मेडिकल क्षेत्र उन्नत हुआ है अगर बात की जाए इंटरनेट की सहायता से। इसके अलावा भी कई सेक्टर हैं, अब कितने भी मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हज़ारों क्षेत्र हैं जिसमें इंटरनेट का आज के समय पे उपयोग हो रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर बात की गई है www की। और www तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए ये मोस्ट पॉपुलर और प्रॉमिसिंग मेथड है इंटरनेट चलाने का या इंटरनेट एक्सेस करने का। द वर्ल्ड वाइड वेब इज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ पब्लिक वेब पेजेस एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट। इट इज अ नेटवर्क ऑफ ऑनलाइन कनेक्ट दैट फॉर्मेटेड इन, मतलब कुल मिला के दुनिया भर में जितने वेब पेजेस आपको दिख रहे हैं जो पब्लिकली अवेलेबल हैं या कंपनीज के लिए अवेलेबल हैं, उन सबों को जब साझा रूप से आप देखते हैं और उनको कुछ नाम देके बुलाना चाहें तो आप www उनको कह के बुला सकते हैं। और ये जो ओरिजिनली डिज़ाइन किया गया था 1991 में सर टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसको बनाया गया था। याद रखिए पूछा जाता है किन्होंने बनाया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। बाकी कहाँ से कैसे बनाया था वो भी एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन पूछा जो सवाल जाता है वो ये मैंने मार्क कर दिया है। ये सवाल यहाँ से उठ सकता है और आपसे पूछा भी जाएगा, आप देखेंगे तो हमें याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए वेबसाइट क्या होती है। अब बच्चे चलो बताओ वेबसाइट क्या होती है, मुझे नहीं पता तो आप समझाइए। तो अगर बात करें हम वेबसाइट क्या होती है तो उसके लिए हमें समझना होगा वेब पेज क्या होता है। वेबसाइट तो बाद में कोई समझेगा, वेब पेज पहले उसको समझना होता है। तो इस तरीके से समझिए इस चीज को कि जब भी आप इंटरनेट पे जाते हैं कोई भी पेज खोलते हैं तो वो पेज वेब पेज कहलाता है। और जाहिर सी बात है वो वेब पेज कोडिंग की सहायता से बनता है, HTML CSS की सहायता से या और भी चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं। क्या होता है ये अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, बस बेसिक सी चीज़ मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरनेट पे जाते हो कोई भी पेज खोलते हो तो वो पेज क्या होता है, वेब पेज होता है। और उसी कई सारे वेब पेज को, मान लो ये वेब पेज 1 है, ये वेब पेज 2 है, ये वेब पेज 3 है, ऐसे ही हजारों वेब पेज होते हैं। जब आपस में ये जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, वेबसाइट बन जाता है। तो वेबसाइट कुछ भी ऐसी खास चीज नहीं है, ये वेब पेजेस का कलेक्शन है। बस ध्यान रखना है वेब पेजेस एक जैसे होने चाहिए। क्या चीज, एक जैसे वेब पेजेस का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है। जैसे सर हम एक वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे यूट्यूब है तो यूट्यूब पे जितने भी वेब पेज खोल रहे हो सब में वीडियो ही है। या आप देखिए सरकारी रिजल्ट देख लीजिए तो जितने भी वेब पेज खोल रहे हो सब एक जैसे हैं ना, सब पे जॉब ही जॉब है। या आप कोई गाने की साइट देख लीजिए तो उस पे जाएंगे तो गाने की साइट पे गाना ही मिलेगा ना। तो कह रहे हैं वेब पेजेस का कलेक्शन वेबसाइट कहलाता है। बस वेब पेजेस एक जैसे होनी चाहिए। जैसे कोई पूछे किताब क्या होता है तो आप कहोगे पन्नों का कलेक्शन किताब कहलाता है। बस पन्ने एक जैसे होने चाहिए, एक टॉपिक से होने चाहिए। ऐसा नहीं एक पन्ना हिंदी का, एक मैथ का, एक साइंस का लगा दिया तो वो तो किताब नहीं बनेगी ना। इसी तरीके से वेबसाइट कैसे बनती है, जब एक तरीके के वेब पेज आपस में जोड़ दो तो एक दूसरे से लिंक कर दो तो वेबसाइट बनती है। यही चीज यहाँ पर देखिए समझाई गई है कि ये कलेक्शन है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का जो कि HTML फाइल्स होती हैं और ये सब आपस में जुड़ी रहती हैं और इंटरनेट के अंदर एक सेम डोमेन नेम के अंदर आप इसको रखते हैं। अभी जैसे जैसे आप इंटरनेट में आगे बढ़ेंगे, मतलब इस वेब डिजाइनिंग में आगे बढ़ेंगे, वेबसाइट का कॉन्सेप्ट भी आपको एकदम क्लियर होने लगेगा। बाकी ये नोट्स चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और शायद ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो वेबसाइट ये अपने M2R5 की भी नोट्स दे रहा है। मैंने बहुत जगह देखा पर ये अवेलेबल नहीं है, तो हम इस चीज़ की नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए वेबसाइट जो होती है वो दो तरीके से आपके सामने क्लासीफाई की जा सकती है। और एक टाइप को हमने क्या कहा, स्टैटिक टाइप की वेबसाइट, और एक टाइप को क्या कहा, डायनामिक टाइप की वेबसाइट। अब ये क्या चीज होती है, हल्का हल्का समझ लीजिए। स्टैटिक का मतलब क्या होता है पहले बताइए। स्टैटिक का वेबसाइट नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वर्ड का क्या मतलब होता है ये पूछा जा रहा है। तो स्टैटिक का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो फिक्स हो। क्या चीज, एक ऐसी चीज जो फिक्स हो, उस चीज को क्या कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं। और एक ऐसी चीज जो बदलाव ला पाए, बदल पाए, उस चीज को क्या कहते हैं, डायनामिक कहते हैं। ये चीज समझ में आया। देखिए स्टैटिक का क्या मतलब हो रहा है, फिक्स जो कि बदले ना, और डायनामिक का मतलब जो कि बदला जा सके। अब स्टैटिक वेबसाइट का भी मतलब यही चीज होता है, ऐसी वेबसाइट्स जिसके कंटेंट फिक्स होते हैं, जो समय के साथ खुद में बदलाव नहीं ला सकते हैं, दैट इज स्टैटिक वेबसाइट। और ऐसी वेबसाइट जस्ट अपोजिट चले जाइए
कि ऐसी वेबसाइट है जो समय के साथ खुद को बदल पाए और उसके कंटेंट भी बदल पाए। उस चीज को क्या कहते हैं? डायनामिक वेबसाइट। समझ में आया? ये देखिए, ये सिंपल सी वेबसाइट है, एक बार उठाया बना दिया। जैसे कविता आपको अपनी इंटरनेट पे डालनी है तो आप अपने वेब पेज बनाए, उस पर कविता डाले और डाल दिए। अब कल खोलेंगे तो कुछ और उस पर नहीं मिलेगा। तो ये चीज क्या होती है? स्टैटिक वेबसाइट। अब कोई ऐसी वेबसाइट बना दी है जिसमें रोज कंटेंट बदल रहे हैं या यूजर के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, तो वो डायनामिक वेबसाइट होती है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक तो एकदम आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगले पेज की तरफ चले। अब यहाँ पर देखिए उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है। आइए देखते हैं। तो स्टैटिक वेब पेज में क्या होता है? कंटेंट जो है फिक्स कोड होते हैं और पेज जो है वो बदलता नहीं है। देखिए, डज नॉट चेंज, यही चीज आपको समझा रहा था। ठीक, अब इसको जब चेंज करना हो तो मैनुअली अपडेट करना पड़ता है। मतलब कोई आदमी इसको चेंज करेगा, अपने आप से ये नहीं बदलेगा। ठीक, स्टैटिक वेबसाइट इज प्राइमरीली कोडेड इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब इसको HTML और CSS की सहायता से इसको बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए, कंट्रोल यूजिंग CSS, इसकी सहायता से ये बनाया जाता है। HTML क्या है, CSS क्या है, मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो ऐसा कुछ कोड है जिसकी सहायता से बनाया जाता होगा। HTML CSS क्या है, अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी। कुल मिला के इसको इसकी सहायता से बनाया जाता है, इतना समझ लीजिए। ठीक, और कुल मिला के इस पे चीज़ें जो रहती हैं वो फिक्स रहती हैं। वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई हैं और आपको उम्मीद है समझ में भी आ गई होगी। अब कोई चीज़ है तो उसका कुछ तो फायदा होगा। अब ये चीज़ समझिए, ये क्या होती है? इसको बनाना बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी से इसको बनाया जा सकता है। स्टैटिक वेबसाइट की बात हो रही है कि स्टैटिक वेबसाइट बनाने इसमें कोई तिकड़म तो है नहीं, आराम से बना सकते। एक पन्ना बनाना इंटरनेट पे तो आसानी से ये बन सकता है। अब आसानी से बनेगा तो उसका दाम भी सस्ता होगा, चीप है, इसको बनाना आसान है। और इसको क्या है, ये होस्टिंग करना भी इसको इनएक्सपेंसिव है, बहुत सस्ता है, ना के बराबर दाम लगता है इसको होस्ट करने में। मतलब इंटरनेट पे ले जाने में ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। अब इसका नुकसान क्या है? कोई चीज़ फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी होगा, दो पहलू होते हैं हर चीज़ के। तो ये यूज़र के लिए उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है आज के समय में, कि यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। और ये बहुत पुरानी बात हो गई है, ये आउटडेटेड हो चुके हैं। समझ में आ रहा है? ये तरीके की वेबसाइट, स्टैटिक टाइप की वेबसाइट आउटडेटेड हो चुकी है। ठीक, अब इसके बाद इसके भाई की बात करते हैं जिसने इसको रिप्लेस किया, वो है डायनामिक वेबसाइट। और आसान भाषा में तो हमने समझ लिया ना। अब यहाँ पर भी देखिए यही होगा। अ डायनामिक वेबसाइट इज वन इन विच द वेब पेज चेंज और कस्टमाइज इटसेल्फ, खुद से ही जो चेंज कर ले, खुद से ही कस्टमाइज इटसेल्फ फ्रिक्वेंटली एंड ऑटोमेटिकली। यहाँ पर देखिए, वहां पर मैनुअली था और यहाँ पर क्या है? ऑटोमेटिकली, खुद से अपने आप से बदलाव कर पाए, तो ये क्या कहलाता है? डायनामिक वेबसाइट कहलाती है। सर्वर साइड डायनामिक पेजेस आर जनरेटेड बाय कंप्यूटर कोड दैट प्रोड्यूसेस द HTML एंड CSS। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस वेबसाइट को बनाने के लिए कई सारी चीज़ें, CGI और कई सारी चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं, लेकिन अभी के लिए हम उस टॉपिक को नहीं छू रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम इस चीज़ को छूएंगे कि क्या क्या यूज़ में आता है, आप हर चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि सर ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो इसको मैं समय पे छोड़ रहा हूँ। जब हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि मैं बोलूँगा ये चीज़ यूज़ होती है, तो उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज भी होगी। तो उसके लिए परेशान मत होइए। बात करें अगर अगले पॉइंट की, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है अ डायनामिक वेबसाइट कैन डिस्प्ले द करंट स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर, मॉनिटर एंड चेंजिंग सिचुएशन। मतलब कुल मिलाकर हर लाइन में पढ़ेंगे तो यही होगा कि ये समय के हिसाब से, यूजर के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से खुद को बदल सकता है। इसीलिए क्या है? डायनामिक इन नेचर है, जो खुद को बदल पाए। ठीक, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और अपना देखते हैं इसका एडवांटेजेस क्या है। अब एडवांटेजेस क्या है कि हाईली फंक्शनल वेबसाइट है, मतलब इसमें कई सारे काम हो सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। इसको अपडेट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। इसके अलावा मोर देन वन यूज़र कैन डेवलप वर्क ऑन द साइट। मतलब इस वेबसाइट को बना रहे हैं तो एक से ज़्यादा लोग भी इस पर काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह पे बैठ के एक आदमी काम कर रहा है। लेकिन कमी क्या है? अब कमी वही है जो स्टैटिक में अच्छाई थी, कि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब अच्छी चीज़ को बनाना है तो ज़्यादा ही समय लगता है, खराब चीज़ तो तुरंत चुटकी में बन गई, लेकिन अच्छी चीज़ को समय लगेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये कॉस्टली है, मतलब इसको बनाना तो महंगा पड़ेगा ही ना। मतलब समझ में ही आ रहा होगा ये चीज़ अच्छी है, इसको डेवलप करना थोड़ा सा कॉस्टली होगा।
इसके बाद कॉस्ट मोर टू होस्ट, इसको नेट पे अवेलेबल करना, होस्ट करना भी थोड़ा सा खर्चीला होता है। किसके कंपैरिजन में? स्टैटिक के कंपैरिजन में। दो चीज समझ में आई, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक फिक्स, डायनेमिक चेंज होता रहता है। ठीक, चलिए कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं कि वेब पेज क्या होता है। इस चीज को तो हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। देखिए, द बैकबोन ऑफ www इज मेड ऑफ फाइल्स called pages or web pages containing information and link the resources both text and multimedia। कुल मिला के इंटरनेट पे जो पन्ने मौजूद होते हैं वही आपस में जुड़ते हैं, और पन्ने क्या होते हैं वो मैंने बता दिया, HTML की फाइल होती हैं। इंटरनेट पे आप कोई भी पेज खोलते हो वो वेब पेज ही होता है, बहुत बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। वेब पेज क्या है? जो डिजिटली टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है और इंटरनेट पे मौजूद होता है, इसको कोड करके बनाया जाता है। बाकी आप थ्योरी के लिए ये पोर्शन रेफर कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वही इतनी सी चीज़ है कि एक पन्ना उठाओ जो डिजिटल फॉर्म में हो, जो स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, हाथ में नहीं, स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, जिसको कोड करके बनाया गया हो, और वो अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है तो दैट इज वेब पेज। ठीक, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर देखेंगे तो बहुत आसान है। अब बात आ रही है फ्रंट एंड और बैक एंड की। लेकिन मैं जब इस टॉपिक को देख रहा था तो मैंने सोचा फ्रंट एंड और बैक एंड बच्चा कब समझ पाएगा? जब उसको क्लाइंट और सर्वर पता होगा। ये चीज़ समझते हैं कि नहीं? अब बहुत सारे बच्चे पहले पेपर में या कहीं पहले क्लाइंट और सर्वर पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार मैं अपने तरीके से बताना चाहता हूँ क्लाइंट और सर्वर, और फिर फ्रंट एंड और बैक एंड पे हम जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप जो भी सिस्टम पे बैठते हैं, मान लीजिए आप कंप्यूटर पे बैठे हैं या मोबाइल चला रहे हैं या लैपटॉप चला रहे हैं, ये चीज क्या करती है? ये करती है रिक्वेस्ट। समझिए बात को, कि जिस भी सिस्टम को आप चला रहे हैं इससे आपका रिक्वेस्ट होता है कि हमको कोई फाइल चाहिए, और कहीं से वो फाइल उठ के आपके कंप्यूटर में आ जाती है। समझ रहे हैं? आप फाइल मांग रहे हो अपने मोबाइल से और कहीं से वो फाइल आ रही है। तो जो डिवाइस फाइल को मांग रही है वो होती है क्लाइंट। क्या चीज? जो डिवाइस फाइल की रिक्वेस्ट कर रही है वो क्या होती है? क्लाइंट। और जहां से फाइल आ रही है वो जगह क्या होती है? सर्वर। इतनी सी बात है। मांगने वाला क्लाइंट, देने वाला सर्वर, ये याद रखिएगा। ठीक, क्या चीज? जो फाइल को मांगे क्लाइंट, जो फाइल को दे वो सर्वर। अब एक चीज कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, जैसे मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूं तो मैं क्लाइंट नहीं हूं, लैपटॉप क्लाइंट है, और जहां से फाइल आ रही है वो सर्वर है। हम यहाँ पर क्या है? हम यूजर हैं, हम ना क्लाइंट है ना सर्वर है। इसमें कंफ्यूज नहीं। बहुत से लोग यूजर को ही क्लाइंट समझते हैं। यूजर सिस्टम चला रहा है, जिस सिस्टम को चला रहा है वो क्लाइंट है, और वो जहां से फाइल प्राप्त कर रहा है वो सर्वर है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक, चलिए चलते हैं फ्रंट एंड की तरफ। अब नाम ही देखिए, फ्रंट एंड, सामने वाला अंत। ठीक, तो जो वेबसाइट आपकी होती है उसमें जो चीजें यूजर देखता है, अब यूजर क्या देखता है? मान लीजिए कोई वेबसाइट है यूट्यूब, तो यूट्यूब कहाँ पर लिखा हुआ है, किस डिजाइन में लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? किस रंग में लिखा हुआ है, कितना बड़ा लिखा हुआ है, कहाँ पर क्या चीजें दिख रही हैं, ये सारी चीजें यूजर देख पा रहा है। तो ये सारी चीजें फ्रंट एंड के अंतर्गत आती हैं। फिर से एक बार, किसी भी वेबसाइट में यूजर जो चीज देख पाता है, यूजर जो चीज डिजाइन देखता है, वो सारी चीजें फ्रंट एंड के अंतर्गत आती हैं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। यहां पर देखिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट रिफर्स टू क्लाइंट साइड डेवलपमेंट, मतलब कि जो चीज क्लाइंट को दिख रही है उस साइट का डेवलपमेंट। वेयर द फोकस इज ऑन व्हाट यूजर विजुअली सी, जहां पर फोकस होता है कि यूजर कैसे चीजों को देखेगा अपने ब्राउजर या एप्लीकेशन में। फ्रंट एंड डेवलपर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लुक एंड फील ऑफ साइट, मतलब कि अब इस तरीके से समझिए। चलिए, हम कहीं पे जा रहे हैं तो हम तैयार हो जाते हैं, हमने कपड़ा अच्छा पहन लिया, मेकअप कर लिया या बाल झाड़ दिया, तो ये सारी चीजें फ्रंट एंड के अंतर्गत आती हैं। अब हमारी शरीर अंदर से कैसी है, कैसे वर्क कर रही है, सांस कैसे ले रहे हैं, ये बैक एंड के अंतर्गत आती है। ये डिफरेंस एकदम बेसिक सा, अभी बैक एंड देखेंगे, लेकिन ये चीज समझ में आ गई नहीं? हम ऊपर से दिख कैसे रहे हैं ये फ्रंट एंड की बातें होती हैं, और अंदर से काम कैसे कर रहे हैं ये बैक एंड की बातें होती हैं। यहाँ पर देखिए, आगे चलेंगे जब बैक एंड में तो ये चीज एकदम से आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, बैक एंड कह रहा है क्या? बैक एंड इज अ सर्वर साइड डेवलपमेंट, कि सर्वर के साइड पे जो काम हो रहा है
उसका डेवलपमेंट बैकएंड डेवलपमेंट कहलाता है। इट स्टोर्ड एंड अरेंज डेटा एंड ऑल्सो मेक श्योर एवरीथिंग क्लाइंट साइड, मतलब सारी चीजें क्लाइंट साइड पे अच्छे से चल रही हूँ और यहाँ पर यूजर इंटरेक्ट नहीं करता है। देखिए, दिस पार्ट ऑफ वेबसाइट दैट यू कैन नॉट सी, यूजर इस चीज को नहीं देखता है, लेकिन ये क्या करता है, ये किस तरीके से वेबसाइट वर्क करेगी, डेटा कहाँ स्टोर करेगी, ये सारा बैकएंड का काम है। समझ में आया कि मतलब शरीर में हम क्या देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं, नाक देख रहे हैं, कपड़े देख रहे हैं, ये फ्रंट एंड है, लेकिन अंदर सांस, हार्ट कैसे चलेगा, ये बैक एंड है। तो बैक एंड डेवलपमेंट में किस तरीके से वेबसाइट की वर्किंग होगी वो देखा जाता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में वेबसाइट कितनी सुंदर दिखेगी, किस तरीके से दिखेगी, कहाँ पर क्या चीज़ दिखेगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर तय की जाती हैं। तो ये दो हिस्से होते हैं किसी भी वेबसाइट के, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड अगर डेवलपर है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वेबसाइट किस रंग में दिख रही है, कहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए, किस फॉन्ट में होनी चाहिए, किस डिज़ाइन में होनी चाहिए, फ्रंट एंड का काम है। बैक एंड का काम है डेटा कैसे मैनेज होगा, किस ऑप्शन पे क्लिक करने पे किस तरीके से काम करेगी वेबसाइट, ये सारी चीज़ें। जैसे आप फेसबुक पे गए, किसी को सेंड रिक्वेस्ट कर दिए, तो सेंड रिक्वेस्ट किस तरीके से रिक्वेस्ट को भेजेगा, ये बैक एंड का काम है, लेकिन कहाँ पर वो दिखेगा, वो फ्रंट एंड का काम है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? चलिए आगे बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, यहीं पर रोकते हैं, इसके बाद दूसरे लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।